तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी फोर्थ वीडियो में, जिसका जो है डिक्रीज ऑफ फ्रीडम्स एंड लॉज ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है। सो लॉज ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी समझने से पहले हमें डिक्रीज ऑफ फ्रीडम समझनी पड़ेंगी। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन सी होती हैं और हम कैसे निकालते हैं और क्या होती हैं। मैं समझता हूँ कि आपको अब तक थर्मोडायनेमिक्स के मैंने 3 लेक्चर अपलोड किए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। उन कॉन्सेप्ट का यूज़ इस वीडियो में तो नहीं होगा, लेकिन थ्रू आउट थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है कॉन्सेप्ट्स का उनका। गेट एग्ज़ाम में भी उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कोई क्वेश्चंस के बीच में ही ये फॉर्मूले लग जाते हैं, कॉन्सेप्ट ट्रिक बन जाती है। तो आइए हम इस थर्मोडायनेमिक्स का ये चौथा लेक्चर शुरू करते हैं। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है कि ये 3 टाइप्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स होती हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स के लिए। मतलब क्या होता है, या तो मॉलिक्यूल ट्रांसलेट का मतलब ट्रांसलेट मतलब ऐसे ऐसे घूम सकता है, मतलब एक ही एक्सिस पे इधर उधर आगे पीछे हो सकता है, वो ट्रांसलेट हो गया। रोटेट मतलब ऐसे घूम सकता है अपने ऑर्बिटल्स में, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम। ठीक है। वाइब्रेट मतलब अपने वे वाइब्रेट करना, मतलब ऐसे 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 वाइब्रेट करता है। तो 3 टाइप के मोशंस होते हैं मॉलिक्यूल अंदर, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। तो इसलिए 3 टाइप की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स बनती हैं। अच्छा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स क्या होती हैं? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स होती हैं दैट इंडिपेंडेंट फैक्टर्स विच डिफाइन स्टेट ऑफ अ सिस्टम। मतलब जो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होंगे, मतलब अगर डिपेंडेंट है तो एक बता, अगर 2 फैक्टर्स आपस में डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे तो एक होगी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वो आपस में डिपेंड कर रहे हैं, तो एक ही इंडिपेंडेंट बचे। लेकिन एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है, 3 इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं जो उसके अंदर वाइब्रेशन, रोटेशन या ट्रांसलेशन जो है ये बताते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल्स की सारी गतिविधियाँ बताते हैं, ये 3 फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है एक मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है। ट्रांसलेशनल, रोटेशन और वाइब्रेशन। ट्रांसलेशन मैंने बताया ऐसे ऐसे होगा, रोटेशन मतलब घूमेगा, वाइब्रेशन मतलब वाइब्रेट करेगा ऐसे ऐसे। ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर एक फॉर्मूला होता है कि टोटल 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। 3n, ये याद रखिएगा, 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है एक मॉलिक्यूल के अंदर, जिसमें n क्या है, n है नंबर ऑफ एटम्स, मतलब उसके अंदर कितने एटम्स है। जैसे मैंने मान लिया हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस, H2 गैस में कितने एटम्स है, 2 एटम है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। ऐसे CO2 गैस है, CO2 गैस है, तो इसके अंदर कितने एटम्स है, CO2 मॉलिक्यूल में 3 एटम है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है। तो ऐसे ये टोटल होते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल क्या होता है, तो लीनियर हो सकता है। ये तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में पता चलेगा कि मॉलिक्यूल लीनियर और नॉन लीनियर कैसे होता है। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करके पता चलता है कि मॉलिक्यूलर लीनियर है या नहीं। मतलब वो नॉन प्लेनर, प्लेनर वाली बातें होती हैं, लेकिन लीनियर वाली बात भी मैं बताता हूँ। लीनियर मतलब ऐसे सीधा, नॉन लीनियर मतलब टिल्ट टाइप का, यानी बेंट शेप हो गई तो नॉन लीनियर टाइप का हो जाता है। जैसे जितने भी मोनो अटोमिक गैस हैं जिनमें एक ही हो, जैसे ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, ये सब क्या है, ये तो सीधे सीधे रख दोगे तो ये लीनियर है। अब डायटोमिक गैसेज आ गई, डायटोमिक जैसे H2 है, O2 है, तो ये क्या होगी, ये भी O डबल बॉन्ड O ऐसे बनती हैं, H सिंगल बॉन्ड H ऐसे बनता है, सीधे आती हैं। तो इनमें भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता नॉन लीनियर का। लेकिन जब गैसेज आती हैं CO2, NH3 ऐसी टाइप की, तो लीनियर और नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। तो CO2 का कॉन्सेप्ट क्या है, CO2 एक लीनियर कॉम्प्लेक्स है, जिसमें क्या आता है, बीच में C है, 2 डबल बॉन्ड से O जुड़े हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, तो ये तो लीनियर होता है। लेकिन NH3 की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखें तो NH3 sp3 होता है, और उसमें क्या होता है, पिरामिडल शेप होती है। मतलब एक नाइट्रोजन ऊपर है और नीचे 3 हाइड्रोजन लटके हुए हैं उससे, जो एक टाइप का ट्राइंगल बना रहे हैं, एक टाइप का ट्राइंगल बना रहे हैं, 3 नाइट्रोजन लटके हुए और एक ऊपर लोन पेयर है। तो ये एक टाइप की लीनियर शेप नहीं है, ये क्या पिरामिडल शेप है। ठीक है। जो एक प्लेन में सारे मॉलिक्यूल भी नहीं है, तो ये नॉन प्लेनर भी है और नॉन लीनियर भी है। ठीक है। तो लीनियर में क्या होता है, लीनियर में 3 ट्रांसलेशनल होती हैं, 2 रोटेशन होती हैं, 3n-5। अच्छा, 3 ट्रांसलेशन पर 2 रोटेशन मतलब 5, तो जितने वाइब्रेशन कितनी बची, 3n-5। ऐसी नॉन लीनियर में 3 ट्रांसलेशन होती हैं, 3 रोटेशनल होती हैं, और 6 घटा दो तो 3n-6 वाइब्रेशन होती हैं, क्योंकि 3n टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स हैं। ठीक है। तो ये तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसका हमारा जो मेन टॉपिक मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसका क्या काम है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन मतलब एनर्जी का पार्टीशन हो रहा है कि कौन सी एनर्जी ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड है, कौन सी एनर्जी रोटेशन से, कौन सी वाइब्रेशन से। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन तीनों होते हैं, तो उनसे रिलेटेड एनर्जीज के पार्ट होते हैं, वो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का लॉ बताता है। तो ये लॉ क्या कहता है, ये पढ़ें। तो एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम
इज 1/2 RT पर मोल या फिर 1/2 KT पर मॉलिक्यूल फॉर ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड इट इज इक्वल टू RT पर मोल और KT पर मॉलिक्यूल फॉर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, R क्या है? गैस कांस्टेंट होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इसकी यूनिट होती है। K क्या है? K मतलब KB का मतलब क्या होता है? जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है वो है यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन जब भी होंगे तो एक एक ट्रांसलेशन या एक रोटेशन हाफ RT पर मोल का कंट्रीब्यूट करेगा, और वाइब्रेशन क्या होता है? RT पर मोल का कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो एक मोनो एटॉमिक गैस ली हमने, एक मोनो एटॉमिक गैस ली, मतलब क्या है? एक ही एटम है उसमें, मोनो एटॉमिक मतलब एक ही एटम है। तो N कितना हो गया? 1, जो मैंने 3N बताया था आपको, N नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो N हो गया 1। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3N। 3N मतलब 3 × 1 मतलब 3। अच्छा, N मोनोएटॉमिक गैस क्या है? एक लीनियर ही हो सकती है, तो तीनों के तीनों ट्रांसलेशन में जाएंगे। अच्छा, लीनियर और नॉन लीनियर आपको नहीं भी पता होगा, मोनोएटॉमिक केस में तो 3 ही है, तो ट्रांसलेशन में भी 3 होते हैं, रोटेशन में भी 3 होते हैं, ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो टोटल 3 ही है, तो तीनों ट्रांसलेशन को चली गई, ठीक है। एक ट्रांसलेशन हाफ RT का कंट्रीब्यूट करता है, तो 3 कितने करेंगे? 3 × हाफ 1/2 RT यानी 3/2 RT। तो एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल आ जाती है, इनसे U आता है, U 3/2 RT से। अब हमें जो एनर्जी निकल गई इसका काम क्या है, इसका थर्मोडायनेमिक्स में काम क्या है ये समझना है, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने जब इसका टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट लिया, du/dt कर दिया, तो मुझे पता है 3/2 RT है। जब टेम्परेचर के साथ करूँगा तो d/dt इंटू टी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। टेम्परेचर का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो 3/2 R आ गया। और मुझे पता है कि डेल U/del T एट कॉन्स्टेंट V जो होता है वो मेरा CV होता है। CV क्या है? मेरी हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे में भी लर्न करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन्स में, ठीक है। तो CV क्या हो गया मेरा? 3/2 R हो गया, 3/2 R हो गया। एक कॉन्सेप्ट है मेरा CP भी होता है, CP होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जो P होता है। तो CP और CV के बीच में एक रिलेशन होता है, CP - CV इज इक्वल टू R। R क्या है? गैस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर मेरे को CV की जगह 3/2 रख दूँ तो मेरा CP कितना आ जाएगा? 5/2 R आ जाएगा, क्योंकि 3/2 R माइनस इधर होगा, उधर आगे प्लस हो गया, R प्लस 3/2 R कितना हो गया? 5/2 R हो गया, ठीक है। एक गामा होता है, गैसेस के लिए होता है मेनली, एडियाबैटिक प्रोसेसेस में काम आता है। जब हीट का एक्सचेंज नहीं होता है तो वहाँ पे पॉइजन्स इक्वेशंस वगैरह पड़ी जाती हैं, वापस गामा का यूज़ होता है। तो आपको मे बी नेक्स्ट लेक्चर्स में 5 ओरिएंटेशन लेसन्स के बाद अपलोड करूँगा, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि वो कैसे यूज़ होता है। तो गामा की वैल्यू क्या होती है? CP/CV होती है, गामा CP/CV होता है। तो CP कितना है? 5/2, CV कितना है? 3/2, तो कितना बचा? 5/3 यानी 1.67 गामा की वैल्यू। मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू 1.67 होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, या कहीं भी कुछ फॉर्मूला सॉल्व करते हुए आपके बीच में यूज़ हो सकता है। तो इसको आप या तो याद कर लीजिए या फिर आपको डिराइव हो जाता है बहुत सिंपली, जो मैंने आपको बता दिया, तो ऐसे देख लीजिएगा। अगला है डाई एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। मैं एक डायटोमिक गैस का एग्जांपल और देता हूँ। N क्या हो गया? 2 एटम है, N 2 हो गया। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 × 2 6 हो गई, ठीक है। तो ट्रांसलेशन तो हमें पता चल गया। अब डायटोमिक गैस क्या होती है? डायटोमिक गैस आर ऑलवेज लीनियर, ऑलवेज लीनियर। मैंने आपको बताया O2 हो गई तो O डबल बॉन्ड O, H2 हो गई H सिंगल बॉन्ड H, ऑलवेज लीनियर। तो कितना होगा? 3 तो ट्रांसलेशन हो गई, 2 रोटेशन हो गई, एंड 3N - 5 यानी 1। 3 × 6 मतलब 3 × 2 यानी 6 - 5 इक्वल टू 1। वाइब्रेशन कितनी हो गई? 1 हो गई। अब इसमें क्या होता है, जब डायटोमी में वाइब्रेशन आ जाते हैं तो वाइब्रेशन क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर हाई टेम्परेचर होगा तो हम वाइब्रेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो अगर हाई टेम्परेचर होगा, हमें दिया है कि हाई टेम्परेचर, तो हम वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंक्लूड करेंगे एनर्जी निकालने के लिए। तो U क्या हो गई? हाफ RT हो गई। ट्रांसलेशन का कंट्रीब्यूशन 3 ट्रांसलेशन है, 2 रोटेशनल है, और हाफ RT 2 रोटेशन का वो हो गया। एक वाइब्रेशन है और वाइब्रेशन का RT होता है पर मोल, ठीक है। तो ऐसे 7/2 RT आ गई हमारी इंटरनल एनर्जी। du/dt करा, टेम्परेचर d/dt T कितना होता है? 1 होता है, तो 7/2 R आ गया। CV की वैल्यू 7/2 R हो गई। CP हो गया CP - CV इक्वल टू R, यानी 7/2 + R मतलब 9/2। गामा आ गया CP डिवाइड बाय CV, तो 9/7 यानी 1.28 एट हाई टेम्परेचर फॉर डाई एटॉमिक गैस, ओके।
अब अगर लो टेम्परेचर बोल दे कि लो टेम्परेचर दिया, लो टेम्परेचर मतलब हमें वाइब्रेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स को नेगलेक्ट करना है, वाइब्रेशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम को नेगलेक्ट करना, लेना ही नहीं है। तो जो आर टी वाला पार्ट होता है वो चला गया, मतलब 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन की वजह से हाफ आर टी, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन की वजह से हाफ आर टी, तो 5/2 आर टी एनर्जी आ गई डायटोमिक गैस की। तब वाइब्रेशन को नेगलेक्ट कर दिया, नहीं लिया, तो डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट भी कितना हो गया 5/2 आर हो गया। सी वी कितना हो गया, सी वी डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट भी होता है तो होता है 5/2 आर हो गया। सी पी क्या हो गया, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, यानी 5/2 आर में आर जोड़ दो तो सी पी आ जाएगा, सी पी कितना हो गया 7/2 आर। और गामा क्या होता है सी पी बाई सी वी, तो गामा कितना हो गया 7/5 यानी 1/4। ठीक है, तो डायटोमिक गैसेस के लिए हो गया। अगर मैं ट्राई एटॉमिक गैस की बात करूँ तो ये आपको खुद सॉल्व करके मेरे को बताना है कि आंसर क्या आते हैं, मैं चेक करूँगा आपसे। ठीक है, क्या आते हैं आप मेरे को बताइएगा। तो उसमें क्या होगा, ट्राई एटॉमिक गैसेस में आप लिख लीजिएगा लीनियर और नॉन लीनियर गैसेस का कॉन्सेप्ट होता है। डाई एटॉमिक था और मोनोटॉमिक जो है वो दोनों लीनियर है, लेकिन ट्राई एटॉमिक पे जैसे आएंगे हम वो नॉन लीनियर लीनियर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। नॉन लीनियर और लीनियर के केस में याद रखिएगा कितनी ट्रांसलेशन रोटेशन और वाइब्रेशन दी है, तो ये टेबल एक तरह से याद कर लीजिए आप कैसे यूज़ करते हैं इनको। ठीक है, तो बाकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉ के पार्टीशन ऑफ एनर्जी से हम गामा सी पी सी वी निकाल सकते हैं किसी मॉलिक्यूल की, जो आगे जाके एडियाबैटिक प्रोसेसेस होते हैं या आइसोथर्मल प्रोसेसेस होते हैं उनमें जो है हमारे काम आता है मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालने में, इंटरनल एनर्जी यू निकालने में, या फिर सी वी निकालने में, या फिर एंथैल्पी निकालने में। तो ऐसे करके ये वर्क निकालने में इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी तो डायरेक्ट गामा की वैल्यू पूछ ली जाती है कि बताइए मोनोटॉमिक गैस के लिए कितनी होगी। अच्छा, एक बार कभी कभी होता है कि डायटोमिक गैस के लिए आपको गामा की वैल्यू पूछती, ठीक है, उन्होंने नहीं बताया कि वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें देखनी है या नहीं देखनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे जो 4 आंसर होंगे ना उनमें से दो कभी भी 1.28 और 1.4 आंसर दोनों नहीं होंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि इन्होंने आंसर देख के पता चलेगा कि इन्होंने इंक्लूड की है वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम या इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेसन भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन में हम लोग आगे पढ़ेंगे आइडियल मिक्सिंग ऑफ गैसेस के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मेरे साथ बने रही है उस लेसन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।